Hello guys and girls, hope you all are doing well. So today we will learn about chapter number 2, which is microorganisms, friend and foe. So let's get started. As you can see, the name of chapter itself is microorganisms. But what are these? So let me tell you about them. What are microorganisms? These are living organisms that we cannot see with our naked eyes. जी हाँ, इनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है. इनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है. सूक्ष्म मीन्स बहुत छोटा. जी हाँ, दे आर वेरी 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 स्मॉल इन साइजेस. So they are called microorganisms and we cannot see them with our naked eyes and we need a microscope or a magnifying glass to see them. Now they are classified into 5 major groups. जी हाँ, microorganisms are classified into 5 major groups. These 5 major groups are, one is bacteria, second is fungi और fungi भी बोलते हैं इसको, number 3 is protozoa and number 4 algae and number 5 is virus. These are 5 classification of microorganisms. Now here I would like to tell about them. Number 1 bacteria, number 3 protozoa and number 4 algae. Here some kind of algae. So I'll repeat: bacteria, protozoa and some kind of algae. They are unicellular. जी हाँ, बिल्कुल. Now this is a new term for you. What is unicellular? Unicellular means, uni means one और single, cellular means cells. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्राणी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने हैं. जी हाँ, उनकी बॉडी में और कोई सेल ही नहीं होते, सिर्फ एक ही सेल होता है और वही एक सेल सारे फंक्शंस करता है उनकी बॉडी में. वेदर इट इज़ रेस्पिरेशन, इट इज़ एक्सक्रीशन और डाइजेशन, राइट. तो सारा कुछ कंट्रोल, सारी फंक्शंस का कंट्रोल जो होता है, उसकी बॉडी का कंट्रोल सिर्फ एक ही सेल के पास होता है जो उनकी बॉडी में होता है. ठीक है. सो इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगी. अमीबा. अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Okay, so one is unicellular and other is multicellular. Now fungi and fungi and some other kinds of algae, they are multicellular organisms. जी हाँ, multicellular organisms में कुछ तरह के algae और फंगी आते हैं. अब मल्टीसेलुलर क्या होता है? जिनकी बॉडी में 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स की बॉडी. ठीक है. तो हमारी बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. सेल्स, एक सेल के बाद आते हैं. मतलब हमारी बॉडी में 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं. तो हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर होने की वजह से जब सेल्स इकट्ठे होते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिला के क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं. फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं. फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम वर्क करता है. और हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होने की वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट सेल्स करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन जो है वो अलग सेल्स परफॉर्म करते हैं, डाइजेशन अलग सेल्स परफॉर्म करते हैं. ठीक है. इसी तरह से एक्सक्रीशन अलग सेल्स परफॉर्म करते हैं. सो आपने भी देखा होगा जब ना किसी को डेंगू हो जाता है, डेंगू होने के बाद उसकी बॉडी के सेल्स जो होते हैं, सेल काउंट कम होता है. जब आप रिपोर्ट्स निकलवाते हो तो लैक्स में होती है सेल्स की सेल काउंट हमारी बॉडी का. ठीक है. यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं. सो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हाँ जी. सो मैंने यहाँ आपको बताया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ तरह की एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं. फंगी और कुछ तरह की एल्गी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं. अब बचा वायरस. हाँ जी. इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वायरस है, दे आरंट क्लासिफाइड एज सेल्स. उनको वो सेल ही नहीं है, उनको सेल नहीं कहा जा सकता. देयरफॉर दे आर नीदर यूनिसेलुलर नॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हाँ जी. सो नेक्स्ट चलते हैं. Here is an activity for you. It says collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down,
observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you observe or what do you see? हाँ जी, तो यहाँ कहता है आपने एक कंटेनर में, एक बीकर में मॉइस्ट सॉइल ले लेनी है कुछ, आपको उसको बीकर के अंदर डालना है, फिर उस बीकर के अंदर आपको पानी डाल देना है। जब आप पानी डालोगे कुछ देर तक उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है, और जितने भी सॉइल पार्टिकल्स होंगे हैवी होने की वजह से वो नीचे सेटल हो जाएंगे बॉटम पे कंटेनर की। जैसे ही वो नीचे सेटल हो जाएंगे आपको क्या करना है, जो मड्डी वाटर है, जो उसके ऊपर का जो वाटर है, आपने उसमें से ड्रॉपर की हेल्प से एक ड्रॉप लेके ग्लास स्लाइड के ऊपर वो ड्रॉप को रख के अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करना है। हाँ जी, तो इसकी ना मैंने इमेजेस निकाल रखी हैं, सॉरी मैंने वीडियो नहीं डाली इसके अंदर। ये हैं इमेजेस, माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। जब मैंने ग्लास स्लाइड के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट को रखा, दैट इज़ मडी वाटर, उसको जब रखा और ग्लास स्लाइड के ऊपर रखने के बाद उस स्लाइड को मैंने, इस वाटर ड्रॉपलेट को मैंने माइक्रोस्कोप के थ्रू वॉच किया, तो देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना छोटे छोटे से पार्टिकल्स, this one, they all were moving, ये मूव कर रहे थे, ठीक है, ये मूव करते हैं पानी के अंदर। देखो दिस इज़ द अदर इमेज, यानी कि दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। हाँ जी, कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना एक इस तरह के प्राणी होते हैं जो ना किसी भी तरह की कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। चाहे तो टेम्परेचर उनको बहुत ज़्यादा दे दो, चाहे तो टेम्परेचर उनका बहुत कम हो, चाहे तो वो बहुत ठंड में हो, चाहे तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी में हो, वो ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। यानी कि वो किसी भी तरह की कंडीशंस में, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में वो ज़िंदा रह सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर मैं बात करूँगी 4 कैटेगरीज की उसकी, विच इज़ बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगी। They 4 can survive under all type of environment ranging from ice cold climate to a very hot climate like deserts. अब यहाँ मैं बात करूँगी कि जो वायरस हैं वो क्यों मैंने इसके अंदर काउंट नहीं करे, क्योंकि जो वायरस है ना, हमने ये पढ़ा है कि जो वायरस होते हैं उसको ज़िंदा रहने के लिए एक होस्ट बॉडी चाहिए होती है। अगर वो किसी सरफेस पे होगा तो वो कुछ टाइम के बाद उस सरफेस से अपने आप ही किल हो जाएगा। उसको ज़िंदा रहने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए एक होस्ट बॉडी चाहिए होती है। वो होस्ट बॉडी या तो आप एनिमल की बॉडी लगा लो या किसी ह्यूमन की बॉडी लगा लो, ठीक है। जिस तरह से कोरोना वायरस आप देख रहे हो, ये क्या करता है, ये सरफेस पे तो नहीं रहता। अगर हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं या किसी पे चीज़ को कोरोना पेशेंट ने छुआ है तो वो कुछ घंटे के बाद उस सरफेस से ख़त्म हो जाता है अपने आप। लेकिन अगर हमने उस टाइम पीरियड से पहले ही उस सरफेस को छू लिया तो हो सकता है वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाए, ठीक है। यानी कि बॉडी, वायरस को एक बॉडी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। और ऐसा कहते हैं कि वायरस के लिए ना टेम्परेचर चेंज जो होता है वो वायरस को किल कर सकता है। टेम्परेचर में वेरिएशन कैन किल वायरस। अब टेम्परेचर में वेरिएशंस जो होती हैं, यानी कि अगर तो गर्मियों में वायरस आया है, अगर थोड़ी सी ठंड हो जाती है तो वायरस किल हो सकता है, या फिर अगर सर्दियों में आया, गर्मी बढ़ गई तो वायरस किल हो सकता है, ऐसे चांसेस होते हैं। लेकिन ट्रांसमिशन के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो बॉडी टू बॉडी ट्रांसमिट हो जा रहा है ना। चलो अब आगे चलते हैं। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल फॉर अस। कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हैं। जी बहुत तरीके से यूज़फुल है। आपको पता है कि जब जो हम कर्ड खाते हैं, ठीक है, वो मिल्क में थोड़ी सी मिल्क में कुछ हम लोग सिट्रिक एसिड डालते हैं या कर्ड डालते हैं, कर्ड छोटा सा पार्ट जो क्या करता है उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देता है। मिल्क के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देता है। और मिल्क के अंदर जो मिल्क का फैट पार्ट होता है उसको कन्वर्ट करके कर्ड बना देता है, यानी कि फैट पार्ट को कर्ड पार्ट में कन्वर्ट कर देता है।
इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। और कर्ड के केस में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क के फैट पार्ट को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज़ प्रेपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक। हाँ जी, तो ब्रेड एंड केक प्रिपेयर करते हुए भी हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेड और केक, भटूरे, इडलीज़, ये फ्लफ़ी होती है ना खाने की चीज़ें, जिसमें भी फ्लफ़ आता है वो इसी की वजह से आता है। नाउ नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करता है? अब इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए ना ये क्या करते हैं, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं, जैसे किचन वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें आ गए तुम्हारे वेजिटेबल पील्स, ठीक है, फ्रूट पील्स, और मतलब इस तरह का सामान, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीजेज़, ये सारी चीज़ों को ये बैक्टीरियाज जो होते हैं वो डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं उनकी इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस और यूजेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी कि वो उनको ब्रेक डाउन करके कुछ खाद बना देते हैं, मैन्योर बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, यानी कि डीकम्पोज करके चीज़ों को, वेस्ट को डीकम्पोज करके इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। नाउ फोर्थ नंबर इज़ टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। हाँ जी, यहाँ मैंने आपको बताया सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब डीकम्पोज करेगा इनको ऑर्गेनिक वेस्ट को, तब हमारे लिए कंपोस्ट बनेगी। वो कंपोस्ट को हम सॉइल में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, सॉइल को फर्टाइल बनाएगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करने के बाद ह्यूमस नाम का एक प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर आर सॉइल। वो सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। उसके बाद नंबर 5 देखिए, इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत कारगर होते हैं। वो कैसे? जब अल्कोहल बनाई जाती है तो मतलब जो उसका शुगर होता है ना, शुगर को कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल में। कौन कन्वर्ट कर देती है? ईस्ट जो होती है वो शुगर पार्ट को फर्मेंटेशन करके उसको कन्वर्ट कर देती है उसमें, अल्कोहल में, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं अल्कोहल के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स चाहिए होते हैं। इन प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन्स बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ज़रूरी होते हैं। वो कैसे? क्योंकि आप सब ने सुना होगा एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं जब हमें किसी भी तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, तो जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो एंटीबायोटिक्स का सोर्स जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बेस्ड होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की हेल्प से एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? जब कोई बैक्टीरियल डिसीज़ के केस में जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में बैक्टीरियल ग्रोथ को वो रिड्यूस कर देती है, स्टॉप कर देती है। हाँ जी, बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर देती है और उसके बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होता है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एक इस तरह की हमारी बॉडी एक ऐसे चीज़ जनरेट करती है, एंटीबॉडीज़, जो कि किसी भी डिसीज़ से फ़ाइट करती हैं, ठीक है। सो जो हमें डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई है, उसको फाइट करेगा कौन? एंटीबॉडीज़। और स्टॉप कौन करेगा ग्रोथ को? एंटीबायोटिक्स। यस। नाउ नेक्स्ट इज फॉर डाइजेशन। हाँ जी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस बिकॉज दे परफॉर्म डाइजेशन इन आवर बॉडी, क्योंकि हमारे स्टमक में बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर हम बोलते हैं ना कि उनके अंदर बड़े सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को ट्रिगर करते हैं, हमारे डाइजेशन को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जिनकी वजह से डाइजेशन होती है हमारी बॉडी में। वो ब्रेक डाउन कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर के फूड को, जो कि हमने खाया है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और फूड डाइजेस्ट करते हैं।
नेक्स्ट इज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज के ट्रीटमेंट में कैसे, बिल्कुल सीवेज के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होते हैं सेम उसी वे में, जैसे कि जो सीवेज है उसके जैसे ही उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ जो है, बैक्टीरियल ग्रोथ है जो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के बाद वो कोई यूज़फुल सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जैसे क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट, वैसे ही ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में भी उसको उसी तरह से डिकम्पोज करके ही वो करते हैं, ट्रीट करते हैं सीवेज को। और नेक्स्ट इज़ फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो किस तरह से कारगर हैं, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजनस कंपाउंड्स चाहिए होते हैं। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजनस कंपाउंड्स चाहिए होते हैं, और सॉइल के अंदर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन गैस होती है विच इज़ 78%, उस गैस को कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फर्दर यूज अप कर लिए जाते हैं बाय आर प्लांट्स, जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं। सो दे आर यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एंड लास्ट वन इज़ फॉर पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस। हाँ जी, अचार बनाने के लिए या कोई भी फूड बनाने के लिए आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म चाहिए होते हैं। अब आपको पता है, जब हम अचार बनाते हैं तब उसको कुछ टाइम के लिए रखा जाता है बंद करके डब्बे में, और उसको धूप में रखा जाता है, उसको थोड़ी हीट दिलाई जाती है। वो क्यों, ताकि उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो और वो हमारे पिकल को अच्छे से पका दें। और भी कई सारे फूड मेकिंग प्रोसेसेस में, लाइक भटूरे बनाने हैं आपको, तब भी आपको ईस्ट चाहिए होता है। ब्रेड केक बनाने हैं, इडली बनानी है, तो इन सारी चीज़ों में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल फॉर अस। ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकते हैं। अब आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जब एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। लाइक मैं आपको बताती हूँ, बैक्टीरियल डिजीज़ आपने सुना होगा, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये किसी बैक्टीरिया के हमारी बॉडी में एंटर होने की वजह से होते हैं, ठीक है। जो प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं बीमारियाँ, वो होती हैं डिसेंट्री एंड मलेरिया, ठीक है, ये प्रोटोजोआ कॉज करता है। और इसी तरह से जो कोई वायरस है वो अगर बॉडी में एंटर हो जाए तो वो वायरस की नेचर के अकॉर्डिंग उसको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। कभी फ्लू के सिम्टम्स आते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड, कफ, ठीक है, डिजीनेस, और लाइक पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस की वजह से होते हैं। तो ऐसी बड़ी सारी बीमारियां होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारे बॉडी में एंटर हो जाने की वजह से होती हैं, ठीक है। अब ये जो बीमारियां हैं ना, ये डिसीज़ेज़ दो तरह की हो सकती हैं, या तो ये कम्युनिकेबल हो सकती हैं और ये नॉन कम्युनिकेबल हो सकती हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ कौन सी होती हैं, द डिसीज़ेज़ विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम। अगर किसी हेल्दी पर्सन ने इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट किया है तो उसको ये डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। फॉर डायरेक्ट कांटेक्ट मीन किसी ने हैंडशेक कर लिया, उसके साथ बैठ के खाना खाया, छींक दिया उसके पास, ठीक है, तो उसके आसपास की जो एयर मॉलिक्यूल में जो उसके वायरस के इन्फेक्शन के ड्रॉपलेट्स चले गए वो हमने इनहेल कर लिए, इस तरह से ये कम्युनिकेबल होती है। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल कौन सी डिजीज़ होती है, द डिजीज़ेज़ दैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। तो ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू नहीं ट्रांसफ़र होती। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ होगी, किसी को डायबिटीज़ है, अगर आप उसका जूठा खा रहे हो, उसके साथ बैठ के खा रहे हो तो आपको डायबिटीज़ नहीं होती है। इसी तरह से कैंसर है, ठीक है, और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसे नहीं होती। नाउ नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ डिसीज़ इन एनिमल्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर ह्यूमन में डिसीज़ कॉज करते हैं तो एनिमल्स में भी करते हैं। एनिमल्स में भी उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। एनिमल्स को अगर किसी ने डॉग्स रखे हो तो आपको पता होगा फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है, वो स्किन डिजीज़ होती है, वो ह्यूमन्स में भी हो जाती है और एनिमल्स में भी हो जाती है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है।
अच्छा, और फुट एंड माउथ डिजीज़ होती हैं एनिमल्स में, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट तरह की बीमारियां कॉज करते हैं ये एनिमल्स में। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स ऑल्सो। अब प्लांट्स में भी डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं। कोई भी प्लांट होता है, उसके लीव्स पे अगर आपने देखा हो छोटे छोटे होल्स होते हैं, कभी कभी उसके लीव्स के ऊपर छोटे छोटी कुछ चीज़ उभरी होती है, वो उसकी डिजीज़ होती है प्लांट की, यानी कि जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी किस्म की डिजीज़ होती हैं जो ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स में हो जाती हैं बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नंबर 4 कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन स्पॉइल आवर फूड ऑल्सो। वो कैसे? जैसे हम फूड को प्रिपेयर करते हैं, फूड कुक कर लिया हमने, उसके बाद अगर फूड को मैं अनकवर्ड पड़ा रहने दूंगी बहुत टाइम के लिए, फ्रिज में भी नहीं रखूँगी उसको, तो क्या होगा, उस फूड के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ जाएगी, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो फूड को डिकम्पोज कर देंगे, फूड को ख़राब कर देंगे, ठीक है। फूड स्पॉयल हो जाएगा। अगर हम वही स्पॉयल फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग भी हो जाएगी, ठीक है जी। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, हमारे फूड को भी ख़राब कर देते हैं, ये हमारे क्लोथ्स को भी ख़राब कर देते हैं। पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रॉय आवर क्लोथ्स। हमारे क्लोथ्स को भी ख़राब कर देते हैं। जिस तरह से जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उसके ऊपर आपने कभी देखा होगा प्योर कॉटन पे फंगस आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे हमारे क्लोथ्स को भी ख़राब कर देते हैं। कभी कभी क्लोथ के अंदर छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, वो भी इसी वजह से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। नाउ लास्ट पॉइंट इज़ कैन स्पॉइल लेदर, और ये लेदर को भी ख़राब कर देता है। लेदर के ऊपर भी फंगस लग जाती है, अगर आपको पता हो, अगर बहुत टाइम के लिए लेदर यूज़ ना की जाए, उसको एयर मतलब खुला ना हो इन्वायरमेंट, अगर लेदर को बहुत किसी वैक्यूम वाली जगह पे रखा जाए जहाँ पे एयर नहीं हो, मॉइस्चर नहीं हो, तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर फंगस आ जाती है। हाँ जी। सो नेक्स्ट इज़ हाउ कैन वी प्रिजर्व फूड आइटम्स। सो आपको पता है फूड आइटम्स जब ख़राब हो जाते हैं, अगर हम ख़राब फूड को खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फूड क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में जाके फूड पॉइजनिंग कर देगा, ठीक है। वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हमें बड़ी सारी दिक्कत हो सकती है, हमें वॉमिटिंग्स लग जाती हैं, सीरियस इलनेस हो जाती है, इवन इट कैन कॉज डेथ। सो फूड को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। So how can we preserve food items? We can preserve our food items by adding these things. Number 1 is by adding chemical preservatives like sodium benzoate and sodium metabisulfate. अब sodium benzoate and sodium metabisulfate एक ऐसे chemicals हैं जो अगर आप देखो बाहर की कोई चीज़ लाते हो आप, पैकेट्स जैसे लेस कुरकुरे हो गए या फिर कोई भी कैंड चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके अंदर इन दोनों में से कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव ज़रूर होता है ताकि वो ख़राब ना हो लंबे टाइम तक के लिए। नंबर 2, बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट। अब आपको किसी चीज़ को ख़राब होने से बचाना है, प्रिजर्व करना है, तो आपको उस चीज़ के ऊपर सॉल्ट लगाना पड़ेगा। जी हाँ, यू नीड टू cover those eatables with salt, with common salt, like meat and fish, they are covered with dry salt to check the growth of bacteria. So salting, you can say salting also can preserve our food. Now third is by adding sugar. जी हाँ, शुगर को भी ऐड करके हम लोग अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे जैम्स हो गए, जेलीज़ हो गई, स्क्वैशीज़ हो गए, हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। तो ये एक कैंड प्रोडक्ट होते हैं, वो लंबे टाइम तक के लिए हम लोग उसको यूज़ करते रहते हैं और उसको मतलब वो ख़राब क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर शुगर कंटेंट होता है। शुगर क्या करता है, उसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है। शुगर उसका मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती उसमें, तो वो हमारे फूड को प्रिजर्व करता है। उसके बाद फोर्थ इज़ बाय एडिंग ऑयल एंड विनेगर। हाँ जी, आपने देखा होगा जब हम पिकल्स बनाते हैं
ठीक है, या फिर कुछ तरह की वेजिटेबल्स, या फिर कुछ जैसे हम पिज़्ज़ा सीजनिंग, पिज़्ज़ा को टॉपिंग्स लाते हैं ना, जैसे ग्रीन ऑलिव्स हो गए, ब्लैक ऑलिव्स हो गए, आपने देखा होगा वो भी एक विनेगर के अंदर स्टोर करके रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? ताकि वो ख़राब ना हो जाए। हाँ जी, तो क्या होता है, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। वो पिकल्स को स्पॉयल नहीं होने देते, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता, बैक्टीरिया नहीं रह सकता तो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, ग्रोथ नहीं होगी तो हमारा फूड, हमारे पिकल, हमारी सारी वेजिटेबल्स या जो भी आपने, जिसको भी आपने विनेगर और ऑयल के अंदर रखा है वो ख़राब नहीं होंगे। नंबर 5 इज़ विद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हाँ जी, विद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी बैक्टीरिया किल होते हैं। जैसे आपने आपके मम्मा डेली मिल्क मैन से मिल्क लेते हैं या पैकेट वाला भी मिल्क लाते हो, तो आप उसको बॉयल करते हो। बॉयल करने से उसके अंदर के जितने भी बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। हाँ जी, तो एक प्रोसेस होती है पैस्चराइजेशन जिसको बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करके, यानी कि उसको गर्म करके ठंडा कर दो, गर्म करने के बाद ठंडा करा दो, तो उस चीज़ के अंदर से जो बैक्टीरियाज हैं या माइक्रोबियल ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाती है, वो नहीं होती फिर। इसकी वजह से हमारा जो फूड है या मिल्क है वो ख़राब नहीं होता। इसीलिए जब हमने कोई भी घर में भी अपने कोई भी वेजिटेबल खानी होती है, ठीक है, उसको हम कोई भी फूड खाना होता है, हम उसको गर्म करते हैं ताकि उसके अंदर अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो भी गई है तो वो किल हो जाएं बैक्टीरियाज। हाँ जी, सो उसके बाद लास्ट इज़ बाय पैकेजिंग एंड स्टोरिंग। तो पैकेजिंग और स्टोरिंग से भी हमारा फूड जो है प्रिजर्व हो जाता है। लाइक कैंड फूड आइटम्स होती हैं जितनी भी हमें मार्केट से मिलती हैं, आपने देखा होगा वो अच्छी वाली पैकिंग में पैक होती हैं। दैट मीन्स एयर टाइट किसी भी कंटेनर में आप अगर आप किसी टेबल को स्टोर करते हो तो वो ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल से पहले मैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको बताया कि सॉइल के अंदर एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। वो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में। जी हाँ, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देता है। इस कन्वर्जन को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। उसके बाद आता है जी हमारा नाइट्रोजन साइकिल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आपको पता है हमारी एयर के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बोलते हैं, विच इज़ 78%, ठीक है। अब कहता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, ये आप पोर्शन लगा लो, ये सारा सॉइल का पोर्शन है, ये सॉइल है। सॉइल के अंदर राइजोबियम नाम का एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया यहाँ पे है, ठीक है। वो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करेगा, उसको फिक्स करेगा। फिक्स मतलब उसको कन्वर्ट करके नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देगा। वो बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी मिलके नाइट्रोजन फिक्स करेंगे मतलब नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाएंगे। अब वो नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब वो सॉइल के अंदर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं, उस सॉइल को ये प्लांट्स क्या कर लेते हैं, यूज़ अप कर लेते हैं। प्लांट्स इस कंपाउंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को यूज़ अप करके ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो करे जाएंगे, एनिमल्स क्या करते हैं, बिकॉज दे आर हर्बीवोर्स, तो ये प्लांट्स को खा लेते हैं। एनिमल्स प्लांट को खाएंगे और खाने के बाद दे एक्सक्रीट वेस्ट, और वो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करेंगे विच इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट। उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट होगा।
ठीक है। वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ होगा, सॉइल के ऊपर जाएगा। वो सॉइल के बीच जो बैक्टीरियाज हैं वो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को फिर से क्या कर देंगे, डीकम्पोज कर देंगे एंड बाय प्रोडक्ट गैस निकलेगी नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस वापस से हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो यूज़ की जाती है राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे के द्वारा, और वो उसको फिक्स करके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हमारी सॉइल के अंदर होते हैं। वो सॉइल को हमारे प्लांट्स खा लेते, मतलब प्लांट्स लेके उसको यूज़ करके ग्रो करते हैं। उन प्लांट्स को आगे एनिमल्स खा लेते हैं। एनिमल्स प्लांट्स खाने के बाद नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट डीकम्पोज किए जाते हैं बाय bacterias that is present in the soil and they convert it into oxygen गैस। ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो ऑक्सीजन गैस वापस से हमारे एनवायरनमेंट में चली जाती है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। दैट्स इट। सो अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है तो, और आपके कोई भी डाउट्स भी हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप आपको समझ आया होगा। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।